नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। 2 दिनों के दरमियान हस्तिनापुर में काफी उथल पुथल मची थी। अंधड़ तूफान के थपेड़ों के बीच तेज गर्मी ने पूरे आर्यावर्त को भूंजना शुरू कर दिया था। दरबार हमेशा की तरह सजा था। सब दरबारी हाजिर थे, लेकिन आज धृतराष्ट्र किसी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। उनके इंतजार में दरबारी आपस में गपसटाका मार रहे थे। दरबार की हालत उस कक्षा के जैसी थी जिसके गणित वाले मास्टर साहब किसी कारणवश बिना बताए एब्सेंट हो जाते हैं। फिर छात्रों की मुहमांगी मुराद पूरी हो जाती है। उन्हें लंठई और हल्ला गुल्ला करने की पूरी छूट मिल जाती है। उसी तरह दरबारी धृतराष्ट्र की अनुपस्थिति में कुकुरहाव कर रहे थे। 2 दरबारियों के बीच जारी बातचीत सुनिए। पहला दरबारी बोला, इस बार महावीर हनुमान जी की जयंती 2 बार पड़ रही है, लेकिन छुट्टी सिर्फ एक ही दिन की मिल रही है। दूसरा दरबारी पहले वाले को सुधारते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले महावीर जी की जयंती है, इसके बाद हनुमान जी की जयंती है। पहला दरबारी सवालिया अंदाज में बोला, महावीर और हनुमान जी अलग अलग होते हैं। हमने तो सुना था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दूसरे दरबारी ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं। महावीर जी जैन हैं और हनुमान जी सनातनी हैं। यह सुनकर पहले वाले दरबारी की आंखें खुल गई। इस नए ज्ञान ने उसकी जिज्ञासाओं को और बढ़ा दिया। लेकिन तभी दरबार में दरबान की आवाज गूंज उठी, सावधान सावधान, सहस्त्र बलशालियों से बलशाली, धरती आकाश और पाताल में कीर्ति पताका फहराने वाले, आर्यों में श्रेष्ठ, नरों में सर्वश्रेष्ठ हस्तिनापुर नरेश पधार रहे हैं। इसके साथ ही धृतराष्ट्र सेवक के कंधे पर हाथ रखे चुनहराई आंखों के साथ दरबार में घुसे। दरबार में मचा कोलाहल शांत हुआ और अस्त व्यस्त अनुशासन तुरंत बहाल हुआ। पहले धृतराष्ट्र बैठे, उसके बाद संजय और अन्य दरबारियों ने अपना स्थान ग्रहण किया। पसीना माथे पर छलक आया था। एक सेवक ठंडा रूह अफ़ज़ा लेकर आया, लेकिन एक दक्षिणमुखी दरबारी ने टोक दिया, मदरसे वाला नहीं, गुरुकुल वाला शरबत ले आओ महाराज के लिए। धृतराष्ट्र शरबत का गिलास पकड़ने ही वाले थे कि इस अकस्मात हस्तक्षेप से चौंक गए। उन्होंने संजय की तरफ भ्रिकुटियां तरेरी। संजय ने जवाब में एक वृत्त चित्र चला दिया, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप। लो, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। आगे की कथा सुनाने से पहले एक जरूरी बात। भारत का मीडिया आज पूरी तरह से सरकारों के चंगुल में फंस गया है। सरकारें विज्ञापन का लालच देकर उनसे मनमाने काम करवाती हैं। इसलिए मीडिया जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट से दूर इस तरह की हथकंडेबाजी करता है। ये लाल रंग आपको हर खबर के बारे में एक रेड सिग्नल देगा और आपको ये बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। मेरी AI वर्जन अंजना 2.0 भी इसमें आपकी मदद करेंगी, और ये एक ऐसा शो होगा जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा। खैर, इनको जो करना है करने दीजिए। मेरी आप लोगों से एक ही अपील है कि मीडिया को जवाबदेह बनाने का जिम्मा आपके हाथ में है। मेरे बगल में एक QR कोड आपको दिख रहा है। इसे स्कैन करके आप पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म में अपना योगदान दे सकते हैं और न्यूज लॉन्ड्री को मजबूत कर सकते हैं। शरबत की कहानी सुनकर धृतराष्ट्र का सेकुलर मन आहत हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या बकवास चल रही है आर्यावर्त में? संजय ने जवाब दिया, आदमी जब धर्म के धंधे से धंधे के धर्म में आता है तब इसी तरह की उल्टी बकवास करता है महाराज। वरना कौन ऐसा व्यापारी होगा जो अपने धंधे से सीधे सीधे 25-30 करोड़ ग्राहकों को पहले ही झटके में बाहर फेंक देगा। लाला की शरबत धंधे के उसूलों से नहीं, बल्कि 30% चीनी, 30% नफरत और 40% धर्म की मिलावट से बनी है। इसकी सफलता डंकापति के साथ सेटिंग के ऊपर निर्भर है। लाला हर वक्त एक ही फिराक में रहते हैं, डंकापति से सेटिंग कर मोटा मुनाफा बनाने की फिराक में। महाराज, अगर आपको याद हो तो ये वही लाला रामलाल हैं जो कोरोना की आपदा में सरकार से सेटिंग करके फर्जी कोरोना की दवाई बेच रहे थे। कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और किस तरह से कोरोनिल स्वासारी अणुतेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया। धृतराष्ट्र ने कहा, इस तरह के खुलेआम घोटाले चल रहे हैं आर्यावर्त में। डंकापति की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और वो कुछ करते क्यों नहीं? वो हैं कहां इन दिनों?
दनादन डंकापति से जुड़े सवालों को सुनकर संजय सतर्क हो गए। उन्होंने कहा, अब वो बात नहीं रह गई महाराज, डंकापति का ताप कम हो गया है। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, बीते हफ्ते फिर से वो घंटा बजाने बनारस पहुंचे। कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है और आज मुझे संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। संजय बोले जा रहे थे। एक बार फिर से डंकापति मंदिर मंदिर चक्कर लगाने लगे हैं, मानो देश की जनता ने उन्हें मंदिरों का चक्कर लगाने के लिए ही प्रधानमंत्री चुना है। संकट मोचन विश्वनाथ से लेकर आनंदपुर धाम तक आर्यावर्त के नरपति पूजा पाठ में लीन है। आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए, वाकई हृदय आनंद से भर गया। यह देख धृतराष्ट्र ने टोका, देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए डंकापति का मंदिर मंदिर माथा टेकना बहुत जरूरी है। संजय समझ गए कि धृतराष्ट्र को ताजा सूरत हाल का अंदाजा है, लेकिन पूरे दरबार को दुनिया के हालात से अवगत करवाना भी जरूरी था। सो संजय ने कहा, महाराज, सबसे बुरी बात है डंकापति के सबसे करीबी मित्र डोनाल्ड भाई ट्रंप का रवैया। उनका रवैया डंकापति के प्रति दोस्ताना तो कतई नहीं है। पूरी दुनिया के साथ उन्होंने भारत को भी लपेट लिया है। अब अमेरिका के साथ धंधा सस्ता उपाय नहीं रहा। लेकिन दोस्त की इस धोखाधड़ी पर डंकापति चुप हैं। गालिबन हर उस मौके पर जब देश को डंकापति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त वो या तो चुप रहते हैं या फिर मंदिर घूमने लगते हैं। चुप्पी उनका आभूषण बन जाती है। अगर याद हो महाराज, कोरोना की दूसरी लहर, जब हजारों हजार लोगों की मौत बिना ऑक्सीजन के हो रही थी, उस वक्त डंकापति को भवन में चले गए थे। आज जब देश के धंधे व्यापार पर संकट के बादल छाए हैं, जीडीपी 6% के आसपास अटक गई है, तब डंकापति मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। Real GDP, as you are all aware, this year, as per the MOSPI figures, is expected to grow at 6.5%. संजय ने बोलना जारी रखा, बेमौके डंकापति से आप घंटों घंटों कुछ भी बुलवा लीजिए, लेकिन मौके पर आप उनसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। धृतराष्ट्र ने पूछा, लोग डंकापति से सवाल नहीं पूछ रहे? संजय ने कहा, सवाल पूछने वालों को डंकापति ने बहुत पहले ही सेट कर दिया है। वो तहब्बुर राणा की बधाई डंकापति को देने में व्यस्त हैं। और जैसे एक दुश्मन को कॉलर से पकड़कर कोई खींच कर लाता हो, उसी तरह से उसे मोदी के नए भारत की एजेंसियां अमेरिका से लेकर आ गई। तहव्वुर हुसैन राणा, उसको मोदी सरकार अमेरिका से घसीट कर भारत ले आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तहव्वुर राणा के एक्स्ट्रेडिशन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्ट बात की थी, तब जाकर 166 लोग की हत्या के इस अपराधी को भारत लाने में कामयाबी मिली। तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से भारत खींच कर लाई है। अब आतंकी तहव्वुर राणा की गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है। चापलूसी का यह चरम देखकर धृतराष्ट्र चट गए। उन्होंने बात को बदलने की गरज से पूछा, देश में और क्या हो रहा है? संजय फिर से घूम फिर कर डंकापति पर आ गए। डंकापति का फार्मूला एकदम साफ है। जिन सूबों में डंकापति का राज है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है। जहां दूसरी पार्टियों का राज है, वहां डंकापति का राज्यपाल राज कर रहा है। राज हर सूबे में डंकापति को ही करना है। तमाम विपक्षी सूबों की चुनी हुई जमहूरी सरकारों के फैसले पर डंकापति के राज्यपाल सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। क्या केरल, क्या बंगाल, क्या पंजाब, क्या तेलंगाना और क्या कर्नाटक। पंजाब में राज्यपाल ने फिर रोके 3 विधेयक, कहा राष्ट्रपति की सलाह पर लेंगे फैसला। तेलंगाना विधानसभा ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 4 विधेयक फिर किए पारित। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा, आप संविधान से चलें, पार्टी की मर्जी से नहीं। राज्यपाल 2 साल से विधेयकों को दबाकर क्यों बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल की आलोचना। लंबित बिलों को लेकर बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 7 बिल, राज्य की यूनिवर्सिटी से संबंधित मामलों और मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने से संबंधित। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जनवरी से अब तक 11 विधेयक वापस भेजे हैं, जिससे कांग्रेस सरकार और राजभवन के बीच खींचतान बढ़ गई है। संजय जारी रहे, लेकिन अब एक अच्छी बात हुई है महाराज। आर्यावर्त के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को खरी खोटी सुनाते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दी है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। संजय ने बात को आगे बढ़ाया। तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 विधेयकों को 2-2 बार पास कर राज्यपाल के पास भेजा, लेकिन राज्यपाल RN रवि के अंदर डंकापति की भक्ति का कीड़ा इस कदर कुलबुला रहा था कि साल 2020 से ही वो इन 10 विधेयकों को दबाकर बैठे थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर विधानसभा किसी विधेयक को दूसरी बार पास कर दे तो फिर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखने का कोई सामान्य नियम नहीं है। ऐसा सिर्फ तभी होना चाहिए जब दूसरी बार पेश किया गया विधेयक पहले वाले से अलग हो। इसके साथ ही न्यायालय ने 10 विधेयकों को पास करने का हुक्म दे दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी कि अनंत काल तक राज्यपाल विधेयकों पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। उन्हें 1 महीने के भीतर विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए और यदि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं तो फिर 3 महीने के भीतर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धृतराष्ट्र के सेकुलर मन को कुछ राहत मिली, लेकिन उन्हें कुछ मसालेदार खबर की तलब हो रही थी। तब संजय ने वो मसालेदार खबर दी। डंकापति के करीबी सिपह सालार ने ठिकाना बदल लिया है। अब वो सीधे डंकापति के सानिध्य में नफरत, जहर और जहालत की खेती करेंगे। न्यूज लॉन्ड्री को मिली जानकारी के अनुसार आज तक के प्राइम टाइम एंकर सुधीर चौधरी डीडी न्यूज के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सुधीर चौधरी की खुद की कंपनी एस्प्रिट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रसार भारती से डीडी न्यूज़ पर सालाना 15 करोड़ साथ में जीएसटी की लागत वाले एक शो के लिए बातचीत कर रही है। बस आज लास्ट शो है, अलविदा। इस अवस्था तक आते आते धृतराष्ट्र पूरी तरह से उचट चुके थे। वो सिंहासन से उठे, सभा समाप्त हुई और धीमे कदमों से वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते एक बार फिर से राजनीति और पत्रकारिता के असहज रिश्ते सतह पर तैरने लगे। बीते 10 सालों में एक बात आम हो चुकी है, नेता जब तब दरबारी पत्रकारों को गरियाकर चले जाते हैं। तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए फिर आप कहेंगे कि नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? को भी बदनाम कर रहे हो। बोलना एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। कौन सी धमकी? शब्द बोले जा रहे हैं। आप चुरा से दे रहे हैं हिम्मत को मेरी को। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आप भी प्राइम मिनिस्टर हैं। मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दलील ऐसा है संगीत रागी। इस परंपरा को समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 मीडिया संस्थानों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इन 2 मीडिया संस्थानों में एक खबरिया चैनल न्यूज 24 और दूसरा देश का सबसे बड़ा तथाकथित अखबार दैनिक जागरण है। पहले न्यूज 24 का मामला समझ लीजिए। चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। रेखा जी की जुबान पर तेल हमेशा से मौजूद रहा है, जहां तहां वो फिसल जाती है। उन्हें कच्ची पक्की बोलने का लंबा अनुभव है, लेकिन यह बात रेखा गुप्ता पर नहीं रुकती। बात रेखा गुप्ता का इंटरव्यू करने वाले मानक गुप्ता पर रुकती है। ऐसा लगा दोनों मिलकर चैनल पर गुप्ता गुप्ता खेल रहे थे। स्वर्णिम पत्रकारिता का मुजाहिरा करते हुए मानक गुप्ता ने रेखा गुप्ता की बदजुबानी पर टोकने की बजाय दांत चियार कर उनको वॉकओवर दे दिया। इसका कारण वही हो सकता है जो मानक गुप्ता ने बहुत पहले जाहिर किया था। मानक गुप्ता लंबे समय से दिल्ली में गुप्ता समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव से बहुत पीड़ित थे। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनकी पीड़ा थोड़ी कम हुई है। रेखा गुप्ता, आखिरकार गुप्ता समुदाय को उसका हक मिल ही गया। रेखा गुप्ता जी को बधाई। #रेखा गुप्ता। गुप्ता समुदाय के नवकंज लोचन के कारनामे से खफा होकर अखिलेश यादव ने कहा, न्यूज 24 पर उनके प्रवक्ता आज से नहीं जाएंगे। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने समोसा खाने के लिए छपने वाले सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण पर भी हल्ला बोला। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो दैनिक जागरण को न तो खरीदें न पढ़ें। यह अखबार पिछले कई दशकों से पूरी तरह संघ और भाजपा को समर्पित है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यह समाजवादी पार्टी और पीडीए के खिलाफ एजेंडा चलाता है। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़ने दूर कर लें।
अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण के साथ जो किया वह नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी और जागरण का रिश्ता नमक और मिश्री सा है, कभी नीम नीम कभी शहद शहद। इसे समझने के लिए आपको साल 1994 में जाना होगा। उस वक्त हम लोग दैनिक जागरण में मौलाना मुलायम जैसे जुमले पढ़ने के अभ्यस्त हो चुके थे। मौलाना कहने में क्या लगता है, मुलायम सिंह मौलाना कहने में क्या लगता है, आप तो यहाँ तक कह जाते हैं कि मौलवी है। तब के सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जागरण के ऊपर हल्ला बोलने का ऐलान किया था। मुलायम सिंह के हल्ला बोलने की दो वजहें थी। ये अखबार आरक्षण के खिलाफ खुली बकवास करता था और साथ में संघ भाजपा के पक्ष में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर खबरें छापता था। साल 1994 में दैनिक जागरण और अमर उजाला समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चलाए गए हल्ला बोल अभियान का निशाना बने। पार्टी राज्य में सत्ता पर काबिज थी। एक और पार्टी के कार्यकर्ता रैलियां कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण विरोधी रुख अपनाने के चलते दोनों अखबारों के बहिष्कार का आह्वान किया। लेकिन समय का पहिया घूमता है। दैनिक जागरण सिर्फ अखबार का नाम नहीं है, यह अवसरवाद का नाम भी है। उसे एहसास हो गया कि यूपी बिहार में अगले कुछ दशक सामाजिक न्याय के नेताओं के दशक हैं। सो उसने धीरे से अपनी चमड़ी पर समाजवादी रंग पोत लिया। अंदर से अस्थिमज्जा भगवा ही रही। यह अवसर की प्रतीक्षा में थी। जिस जागरण के खिलाफ सपा ने हल्ला बोला था, साल 2006 में उसी अखबार के मालिक महेंद्र मोहन गुप्ता को राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज दिया गया। वो 2006 से 2012 तक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे। इसके बाद धीरे धीरे देश बदलने लगा। देश मोदीमय, यूपी योगीमय हो गया। यह सब देख जागरण भी जल्द ही अपने असली रंग में आ गया। इसने ज्यादा वक्त समाजवादी पार्टी के नमक का कर्ज अदा नहीं किया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसी नमक से चोट खाए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, यूपीएससी जिहाद, भुजिया जिहाद, थोक जिहाद जैसे अनगिनत जिहाद के बाद लाला रामदेव देश में एक नया जिहाद लेकर आए हैं। चमत्कार की बात यह है कि आमतौर पर सारे जिहाद मुसलमानों को समर्पित होते हैं, मुसलमानों द्वारा कथित तौर पर आजमाए जाते हैं। ये वाला जिहाद एक भगवाधारी व्यापारी लेकर आया है। लाला रामदेव ने इसे शरबत जिहाद का नाम दिया है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। सरकारी साठगांठ कर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने, कोरोना महामारी में कोरोनिल के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और पतंजलि के उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाने के बावजूद लाला रामदेव अपनी धूर्तताओं से बाज नहीं आ रहे। पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी सख्त रवैया अपनाया। अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई और उत्तराखंड के अधिकारियों की भी एक तरह से धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव से उनके अखबारों में दिए गए सार्वजनिक माफीनामे को लेकर सवाल किया। अदालत ने पूछा कि क्या आपका माफीनामा उतना ही बड़ा है जितना आपने भ्रामक विज्ञापन दिया था। लालाजी धंधा चमकाने के लिए शरबत जिहाद वाली नौटंकी लेकर आए हैं। उनका कहना है कि शरबत बनाने वाली दूसरी कंपनी हमदर्द मस्जिद और मदरसे बनवाती है। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफ़जा, जिसका तुम बादाम रोगन शीरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में। ठीक है, वो बनाए, अपने मदरसे बनाए, मस्जिद बनाए। कायदे से हमदर्द को इस बकवादी बाबा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। लाला का दावा है कि शरबत की यह कंपनी आपके पैसे से मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। इसकी टक्कर में लाला रामदेव का शरबत पीकर आप ऐसे गुरुकुल और आचार्य कुलम बनवा सकते हैं जहां बेरोजगार लौंडों की फौज तालिबानी तर्ज पर तलवार और गणासे चलाने का प्रशिक्षण पाएगी। कभी कभी तो लगता है कि लाला खुद ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्लीपर सेल है।
अब जिहादी शरबत का मुकाबला करने के लिए कोई सनातनी शरबत नाम क्यों रखेगा? वह अमृत पेय, रसामृत, बाबा की बूटी जैसे सांस्कृतिक नाम रखेगा, न कि अरबी शब्द शरबत। आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो जान लीजिए, शरबत अरबी भाषा के शब्द सरीबा से बना है, जिसका अर्थ होता है पीना। अब पीने को तो आप बहुत कुछ पी सकते हैं, लेकिन शरीबा से जो नज़दीकी शब्द हिंदुस्तानियों ने निकाला उसे शराब कहते हैं। सुरूर आ गया होगा। तुर्की और फारसी में इसे शेरबत कहते हैं। प्राचीन अंग्रेजी और लैटिन में इसके लिए सिरप जैसा शब्द है। सब आसपास के ही शब्द हैं, लेकिन लाला रामदेव ने अरबी शरबत का इस्तेमाल कर भाषा के साथ जिहाद किया है। इसके लिए उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। लाला रामदेव जिस थेथरई के साथ लोगों को दूसरी कंपनियों के उत्पाद छोड़कर उनका उत्पाद पीने का आह्वान कर रहे हैं, वह इस लिहाज से भी निंदनीय और मजम्मत के लायक है कि पतंजलि के उत्पादों, उनके भ्रामक दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें लताड़ लगाई है, जबकि हमदर्द के उत्पादों पर कभी कोई उंगली नहीं उठी है। लगे हाथ आप जामिया हमदर्द का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, जिसके ऊपर लाला रामदेव अपना माल बेचने के लिए आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। जामिया हमदर्द की शुरुआत 1906 में एक छोटे से यूनानी क्लिनिक से हुई थी। 1989 में भारत सरकार ने इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसमें एक मेडिकल कॉलेज है जहां आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से पढ़ाई होती है। इसके साथ ही हमदर्द उच्च शिक्षा का भी प्रमुख संस्थान है, जो यूनानी चिकित्सा, फार्मेसी और अन्य विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। जामिया हमदर्द के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कई संस्थान देश भर में चल रहे हैं। इनमें जामिया हमदर्द, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने इसके संचालक हकीम अब्दुल हमीद को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा है। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति और ऐसी संस्था के बारे में एक आदमी जिसके खुद के ऊपर 100 तरह के सवालिया निशान हैं, वह मुंह उठाकर कुछ भी बक देता है और जवाब में कहीं से विरोध या चिंता की कोई आवाज तक नहीं उठती। आगे बात करते हैं लाला रामदेव के साथ ही बाबा बागेश्वर की। लाला रामदेव शरबत बनाएंगे तो इसे बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। यह बाजार बाबा बागेश्वर बना रहे हैं, देश का पहला हिंदू गांव बसाकर। इनका प्लान है कि ये पहले हिंदू गांव बनाएंगे, फिर हिंदू जिला, फिर हिंदू राज्य और उसके बाद बनेगा हिंदू राष्ट्र। इस प्लान में गैर हिंदू के लिए कोई जगह नहीं होगी। आज हम सब अमृतकाल बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे। मध्य प्रदेश में हिंदू ग्राम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। फ्लैट की पहली बुकिंग अमेरिका से की गई है। हर मंजिल में 8 1 BHK फ्लैट होंगे। इस तरह एक बिल्डिंग में 24 फ्लैट होंगे। एक फ्लैट की कीमत 17 लाख रुपए होगी। बाबा बागेश्वर के इस हिंदू ग्राम का प्रचार प्रसार करने और वहां बने फ्लैट को बेचने की जिम्मेदारी नोएडा फिल्म सिटी के खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लू एंकराओं ने ली है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर अब हिंदू ग्राम बना रहे हैं, यानी एक ऐसा गांव जहां सिर्फ सनातन को मानने वाले लोग रहेंगे और इसके लिए भूमि पूजन कर आधारशिला भी उन्होंने रख दी है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं दरअसल ये हिंदू राष्ट्र की नींव उन्होंने रख दी है, जिसके बाद हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, जो संकल्प है, वो सिद्धि में तब्दील हो पाएगा। इस गांव में एक समस्या है। गांव हिंदुओं का बन रहा है। गांव में कोई मुस्लिम होगा नहीं, ना ही कोई मस्जिद होगी। तो फिर इस गांव के बेरोजगार हिंदू लड़के रामनवमी के जुलूस, दुर्गा भसान के वक्त डांस करने और डीजे बजाने के लिए कहाँ जाएंगे? जाहिरन उन्हें किसी और गांव जाना होगा। खैर, बाबा के पास शायद इस समस्या का भी कोई समाधान हो। मोटी बात ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे इन बाबाओं के पीछे सांप्रदायिकता और हिंसा सीख रहे हैं। आपके दिमाग में बंटोगे तो कटोगे का नारा भरा जा रहा है और खुद ये लोग रियल एस्टेट, पतंजलि जैसे धंधे चमकाकर अपना साम्राज्य आगे बढ़ा रहे हैं। बाबाओं से आगे अब बिहार चलते हैं। धरती उलटी आकाशे जाई, चूंटी के मुंह हस्ती समाई। ये उलटबासियां हैं जैसे बरसे कंबल भीगे पानी। बिहार के एक नेताजी ने उस उलटबांसी को शब्दशः चरितार्थ कर दिया। लेकिन पहले नालंदा के बिहार शरीफ की बात। यहाँ 20 लाख की लागत से बने एक क्लॉक टावर की खबर इन दिनों सुर्खियों में है। समय बताने के लिए बने इस घंटा घर ने 40 घंटे में दम तोड़ दिया। नालंदा के बिहार शरीफ में एक ऐसा क्लॉक टावर बनाया गया जो बना तो 40 लाख रुपए में है, लेकिन ये 40 घंटे भी नहीं चल सका।
उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर इसकी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। यह खबर तूल पकड़ती उससे पहले ही बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने प्रचंड गर्मी में सर्दी का एहसास करवा दिया। इस देश में गरीब का मजाक उड़ाना सबसे आसान है, जो चाहे जैसे चाहे मजा ले लेता है। तपती गर्मी में मंत्री जी ने इनको कंबल बांट दिया। मंत्री जी ने ऐसा 2 वजहों से किया होगा, या तो कंबल कहीं से मुफ्त में मिला होगा, या फिर मंत्री जी इन दिनों जरूरत से ज्यादा वक्त अपने एसी वाले कमरे में बिता रहे होंगे। उन्हें बाहर की गर्मी का अंदाजा नहीं होगा। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट जिस्ट न्यूज से है, जिसे रिपोर्टर मुकुल सिंह चौहान ने आप तक पहुंचाया है। यह पंजाब के ड्रग संकट की जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है। हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों ने किस तरह से पंजाब के युवा लड़के, लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की है, उसकी गहरी पड़ताल करती है यह रिपोर्ट। ये जो हेरोइन है जी, ये अगर किसी को खरीदनी हो जी, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ज़्यादा नहीं, बस आना पैसे देने बस। और इस इतने की क्या कीमत होगी? ये कम से कम 2000 रुपये का। इस एरिया में मट्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन ये मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? नशा मिलना आसान है। यहाँ इंजेक्शन लगा लगा करके ये खत्म, हाँ ब्लॉक हो गई। तो अब मन करेगा नशा करने का, तो क्या करूंगा, वो पीनस में लगेगा। आप जानते हो ऐसे लोगों को जो पीनस में इंजेक्शन लगाते हैं? तो बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक तो होता है सर, इसीलिए तो मौतें हो रही हैं ना। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।